आसमान की बुलंदियों को छूने का एक मौका आपके लिए तथास्तु डिफेंस लेकर के आया है और इस मौके को आप सपनों में बदल सकते हैं एफकैट एग्जाम के थ्रू। टच द स्काई विद ग्लोरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज अमन शुक्ला। सो टुडे वी हैव अ प्लान फॉर यू। हाँ, आपके लिए एक प्लान लेकर के आए हैं हम। वो प्लान क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए 15 ईयर्स के जितने भी एफकैट के जनरल अवेयरनेस के हों या फिर इंग्लिश के हों या फिर क्वांट के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, उनको हम यहां पर टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, उनका सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के साथ जो ऑप्शंस दिए होते हैं, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उन चारों ऑप्शंस को भी हम यहां पर देखेंगे, वैल्यू एडिशन देखेंगे, एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, स्टैटिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे। यानी कि एक कम टाइम में सारे टॉपिक को कवर करने का एकमात्र रामबाण उपाय है ये, और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? चूंकि हमें पता है कि एफकैट एग्जाम में मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेड होते हैं, यानी कि या तो वो ऑप्शन से रिलेटेड होते हैं या फिर पीवाईक्यूज जो आए हुए होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। अगर हमने पीवाईक्यूज को सही तरीके से सारे ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो डेफिनेटली मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। एफकैट एग्जाम में चूंकि टाइम कम बचा है तो आपको बहुत ज्यादा कहीं और रिलाय करने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंट फैकल्टीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर कराएंगे। सबसे पहले मैं यहां पर लेकर के आया हूं हिस्ट्री, जिसमें हम लोग एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न के सारे क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, चूंकि इसमें एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों शामिल हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर एंशियंट हिस्ट्री को देखते हैं, और एंशियंट हिस्ट्री को हमने यहां पर क्वेश्चन वाइज, ईयर वाइज बना करके रखा है। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड यू ऑल्सो हैव टू सॉल्व। अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल हमारे साथ सॉल्व करते हुए चले आप, उसके बाद फिर मैं आपको एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। द हड़प्पन साइट रोपड़ वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो हड़प्पन साइट है, एक रोपड़ है, वो कहां पर, जिसका अभी आजकल नाम पड़ गया रूपनगर, इसको बोलते हैं। ठीक है, रूपनगर है। ठीक है, एक क्लू दे रहा हूं, चूंकि ये है पंजाब में। अब बताइए, अब पंजाब तो 5 नदियों से मिलकर के बना हुआ है। पंज यानी 5, आब यानी कि पानी, यानी कि पंजाब, सतलज, रावी, व्यास, चनाब, झेलम, राइट। तो यहां पर बताना है कि रूपनगर यानी कि रोपड़ कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड है। तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। दैट इज दी बी इज दी करेक्ट आंसर, यानी कि सतलज इज दी करेक्ट आंसर। और हमें पता है कि पंजाब में मैक्सिमम जो फ्लोइंग रिवर है, वो जिसका जो रिवर बेसिन है, दैट इज दी सतलज रिवर बेसिन, मैक्सिमम कवर करता है पूरे के पूरे पंजाब को। यानी कि पंजाब को इरिगेट करने का, पंजाब को जो पानी की जो प्राप्ति होती है, पानी की जो कमी है पंजाब की, वो कौन दूर करता है? वो सतलज रिवर दूर करती है। ठीक है, चलिए अब यहां पर चूंकि बात आ गई है साइट्स की, तो हम एक एक चीज यहां पर देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को ही नहीं कवर करेंगे, बल्कि यहां पर हम यह भी देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल सोर्सेज हो सकते हैं। मैं यहां पर जितने भी उस समय के हड़प्पन साइट्स हैं उन सबको बताऊंगा कि वो साइट्स कहां पर हैं, कौन उसको डिस्कवर किया, उसके सिग्निफिकेंट यानी कि उनके की पॉइंट्स क्या हैं, उसके अलावा उनकी प्रेजेंट लोकेशन कहां है, कौन सी नदी के किनारे है। ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और ऐसे क्वेश्चन एफकैट में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। इनफैक्ट चाहे एफकैट का एग्जाम हो या एयरफोर्स का एग्जाम हो या अग्निवीर का एग्जाम हो या फिर सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से चीजों को कवर करना है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा की जो खोज है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921, राइट। नेक्स्ट, द प्रेजेंट डे लोकेशन दैट वी विल फाइंड बैंक्स ऑफ द रावी रिवर। ठीक है, मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पाकिस्तान, दैट इज सिचुएटेड इन द पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब इन पाकिस्तान। गेटिंग माय पॉइंट ना? 2 पंजाब है, एक इंडिया में कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है पार्टीशन के बाद, राइट। तो यहां पर प्रेजेंट डे लोकेशन उसकी मांटगोमरी में मिलेगी, रावी रिवर के किनारे है। अगर हम उनकी फाइंडिंग्स देखें कि क्या क्या चीजें हमें हड़प्पा से मिली हैं, क्या क्या चीजें हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, दैट इज दी, अगर हम टाउन की बात करें तो टाउन एक ग्रिड प्लान था। ग्रिड क्या होता है? लाइक दिस। ठीक है, यहां पर ये सड़कें बनी हुई हैं और ये सारे घर हैं, सड़कें बनी हुई हैं, ये सारे घर हैं।
और घरों के पीछे से ये यहां से ड्रेनेज सिस्टम पास होता है, यहां से ड्रेनेज पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, यहां से ड्रेनेज पास होता है घरों के पीछे से। तो दैट वाज ब्यूटीफुल, जो कि उस समय के समय, आज से तकरीबन 5-6 हजार साल पहले बहुत मुश्किल था एक सिविलाइजेशन जो कि इतने बड़े लेवल पे इमर्ज होकर के निकल करके आई, ठीक है, बहुत मुश्किल था। आज हम इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, और शायद ह्यूमन एवोल्यूशन में ये डिस्कवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्बनाइजेशन, सिविलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन को समझने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम ग्रिड प्लान देखते हैं। इसके अलावा अगर सिटी की बात करें तो सिटी 2 पार्ट में डिवाइड थी, लोअर टाउन और सिटाडेल, ठीक है। इसके अलावा हमें फोर्टिफाइड वॉल यानी कि पूरे के पूरे शहर के सिटाडेल के चारों तरफ जो है, या नगर के चारों तरफ हमें दीवारें उठी हुई दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं घेराबंदी या चार दीवारी बोलते हैं। नाउ यहां पर हमें रेडवेयर पॉटरी भी मिली है, रेडवेयर पॉटरी मिली है। R37 सिमेट्री, अब ये क्या है, एक सिमेट्री एच कल्चर होता है, सिमेट्री एच कल्चर, ठीक है। बेसिकली ये एक क्रिमेशन पॉइंट था, एक जहां पर बरीड किया जाता था लोगों को। काफी ज्यादा शौदाह जिसे बोलते हैं, काफी ज्यादा कब्र, वहां पर कब्रें मिली हैं, इसीलिए उस पर्टिकुलर एरिया का नाम रख दिया, दैट इज द एरिया। R37 इज द एरिया। एरिया विच कल्चर, सिमेट्री एच कल्चर का एक एरिया है जो कि हड़प्पा में देखने को मिलता है, जहां पर बहुत सारी बरीड, बहुत सारे बरियल समय देखने को मिले हैं। कॉपर चैरियट विद द कैनोपी वहां पर मिला है, ठीक है। इसके अलावा क्वार्टर फॉर वर्कर यानी जो काम करते थे उनके लिए घर भी मिले हैं, यानी देख सकते हैं आप कि आज की जो प्रेजेंट डे सिचुएशन है उससे कितना ज्यादा मैच करता है। कॉफिन बरियल्स भी मिले, यानी कि उनके साथ कॉफिन मिला हुआ है, ताबूत मिला हुआ है, कॉपर बुलेट कार्ट भी मिली है, और ड्रेनेज पैटर्न जैसा कि हमने आपको बताया ये भी देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे प्राचीनतम, सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक थी, और इस सिविलाइजेशन की सबसे खास बात यह थी कि इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इन लोगों की जो रहने की जो लिविंग कंडीशन थी, जो लाइफस्टाइल थी, वो आज के लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर थी। मैं नहीं कह रहा कि इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन को बेहतरीन बना करके रखा था, अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन शैली को अच्छा बना करके रखा था, तो दैट विल बी शोन हियर। नाउ नेक्स्ट इज द दूसरा देखें तो मोहनजोदारो, जिसे हम मोहनजोदड़ो बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई R.D. राखालदास बनर्जी, R.D. बनर्जी in 1922, and it is situated on the banks of river Indus, okay। और ये कहां पे मिलेगा, प्रेजेंट डे लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान में है, ठीक है। इसकी फाइंडिंग्स बताएं आपको तो यहां पे ग्रेट ग्रैनरी देखने को मिले। ग्रैनरी इन द सेंस इट इज नोन एज द अन्नागार, हिंदी में इसे अन्नागार बोलते हैं, जहां पर बहुत सारे ग्रेन, अनाज वगैरह रखे जाते हैं, सीरियल्स वगैरह रखे जाते हैं बहुत बड़े लेवल पे, उसे हम कहते हैं क्या, ग्रेट ग्रैनरी, ठीक है। इसके अलावा ग्रेट बाथ वहां पे मिला है, ठीक है। स्नानागार बोलते हैं इसको, यानी कि बहुत ही बड़ा, शायद किसी स्पेशल ओकेजन पे उसका यूज किया जाता था, जस्ट लाइक स्विमिंग पूल, जैसा आज के समय में स्विमिंग पूल होता है वैसा ग्रेट बाथ मिला है। असेंबली हॉल एक बड़ा सा मिला है जहां पे लोग इकट्ठा होते थे। ब्रोंज, यहां पे ब्रोंज की डांसिंग गर्ल मिली है। पशुपति सील मिली है। पशुपति दैट मींस कि यू कैन अंडरस्टैंड, पशुपति किसको बोलते हैं, भगवान शिव को बोलते हैं। यानी कि उस समय के लोग शायद भगवान शिव से परिचित ना हो, लेकिन भगवान शिव के रूप पशुपति से परिचित है। इसका मतलब ये कि एक व्यक्ति को बैठा हुआ, एक इंसान बैठा है, एंड देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स, कैटल्स, ठीक है, अराउंड देम। उसके बगल बहुत सारे जानवर वहां पर दिखाई दिए हैं। पिक्चर बेसिकली मूर्ति मिली है, तो इसका मतलब जो जानवरों से प्यार करता हो, जो पशुओं से प्यार करता हो, दैट इज नोन एज दी पशुपति। और आज देखा जाए प्रेजेंट डे में तो नेपाल में मंदिर भी है पशुपतिनाथ, एंड हु इज पशुपतिनाथ, शंकर, भगवान शंकर, भगवान शिव इज पशुपतिनाथ, राइट। तो पशुपति सील मिली है। स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति मिली है, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि वहां के लोग दाढ़ी वाड़ी रखते थे, उनके पास हो सकता है शेविंग की थोड़ा दिक्कतें रही हो, आज की जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना रही हो, ठीक है। ब्रॉन्ज बफेलो मिला है। मदर गॉडेस, टेराकोटा की एक स्कल्पचर मिली है मदर गॉडेस की। इसके अलावा एक चीज और दिखाया गया है, शायद वहां पर महिलाओं की यानी विमेन की जो कंडीशन थी दैट वाज गुड। एक मां के पेट से एक पेड़ का पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, राइट। दैट मीन्स व्हाट, कि शायद ये माना गया है कि विमेन इज द जनरेटर ऑफ होल वर्ल्ड, राइट। शी कैन जनरेट, दैट मीन्स कि ये पॉपुलेशन जो बनाई है ना, ये सिर्फ दैट मीन्स माई इज व्हाट, जननी, जो जन्म देती है उसे जननी बोलते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि वहां पर विमेन की कंडीशन अच्छी थी, वो तो आगे चल करके लेटर वैदिक में आकर के थोड़ी सी खराब हो जाती है, बट अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो महिलाओं की कंडीशन ठीक ठाक थी, ठीक है। इन मूर्तियों से, इन जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, हम जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, हम उनके बेसिस पर ये बात बोल रहे हैं, राइट। नाउ सो नेक्स्ट वन इज द सुत्का गेंडोर।
ठीक है। अगर हम बात करें सुत का गंडोर की तो प्रेजेंट टाइम में ये आपको मिलेगा बलूचिस्तान के आसपास मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दश्त रिवर है, एक दश्त रिवर के पास मिलेगा, ठीक है। ऑर्लस्टीन ने 1929 में इसको डिस्कवर किया था और यहां से मिला क्या, अ ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन, यानी थ्रू मेसोपोटामिया। क्योंकि अगर आप जाओगे पार करोगे बलूचिस्तान तो यू कैन फाइंड मेसोपोटामिया, इराक दजला फरात रिवर के आसपास का जो एरिया था दैट वाज द मेसोपोटामिया। तो जो एक मेसोपोटामिया और बेबीलोन से ट्रेड पॉइंट था वो कौन सा, सुत का गंडोर था, और वहीं से ट्रेड किया जाता था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज पॉइंट था ये, राइट। इसके अलावा नेचुरल रॉक लोकेशन, फ्लिंट ब्लेड्स, स्टोन वेसल्स, स्टोन एरोहेड्स, शेल बीड्स यानी छोटे छोटे मनके जो होते हैं, शेल बीड्स, कॉपर ब्रोंज डिस्क, ये सारी चीजें हमें जो है देखने को मिलती है कहां से, सुत का गंडोर से, जो कि बलूचिस्तान में है। नाउ नेक्स्ट वन इज द चहुंदड़ो। चहुंदड़ो इज वेरी फेमस साइट ऑफ द ऑल दीज हड़प्पन साइट्स। इसको एनजी मजूमदार ने 1931 में डिस्कवर किया था और ये आपको इंडस रिवर के किनारे यानी बहुत दूर नहीं है, आप देखोगे मोहनजोदड़ो से भी बहुत दूर नहीं है, नजदीक ही है, इंडस रिवर के किनारे मिलेगा, जो कि सिंध, प्रेजेंट डे जो सिंध है पाकिस्तान का, वहां पे देखने को मिलता है। यहां पर इट इज नोन एज द इट वाज एक्चुअली फेमस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स ये देखने को मिलती है हड़प्पन पीरियड में। बैंगल यानी चूड़ियों की फैक्ट्री देखने को मिलती है। इसके अलावा फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेजिंग अ कैट, जैसा कि आज भी हम देख सकते हैं कि कुत्ता बिल्ली को देख लेता है तो दौड़ा लेता है, लाइक कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स हमें मिले हैं। एंड कार्ट विद द सीटेड ड्राइवर के साथ एक कार्ट देखने को मिला, दैट मींस कि पीपल वर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ये सारी चीजें आप एक एक वन लाइनर याद कर लीजिए कहां से क्या चीजें मिली हैं, कभी भी पूछ लिया जा सकता है, और ऐसे एफकैट सीडीएस जैसे एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आमरी, ठीक है। आमरी अगर आप देखिए ध्यान से, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट हमारा है आमरी। अगर हम आमरी देखें तो आमरी की भी खोज किसने करी, एमजी मजूमदार, ठीक है। इन विच ईयर, 1931, बैंक्स ऑफ इंडस रिवर एंड एविडेंस ऑफ एंटीलोप्स एंड दी राइनोसेरस, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिकली कुछ जानवर हैं उनके भी एविडेंस हमें, उनके भी स्कल्पचर्स हमें, उनकी मूर्तियां मिली हैं, उनकी स्टैचू मिली हैं। इसके अलावा कालीबंगन, ठीक है, इसकी खोज की है अमलानंद घोष ने इन 1953 एंड इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ घग्गर रिवर इन राजस्थान। ओके, एंड वहां से बहुत सारी चीजें, जैसे कि वहां पे मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन, मड ब्रिक यानी कि जो मड से ईंटें बनाई जाती थी, उनसे फोर्टिफिकेशन, उनसे चारदीवारी मिली है। अर्थक्वेक एविडेंस भी मिले हैं, क्योंकि दैट वाज दी प्लेट पॉइंट ना, वो भुज से होते हुए, कच्छ गुजरात के भुज से होते हुए वहां निकला है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्लेट बाउंड्री को भी दिखाता है, अगर आप ज्योग्राफी से कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड्स, यानी कि खेतों की जुताई, ये सबसे इसका अर्लीस्ट एविडेंस कहां मिला है, दैट इज दी कालीबंगन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ इरिगेशन के पहले प्रमाण मिले हैं यहां पर, इरिगेशन, खेतों की जुताई और सिंचाई किस तरीके से होती थी। एंड फर्टिलाइजर यूज ऑल्सो, है ना। कैमल बोन्स, फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स मतलब कि जिसे हम कहते हैं हिंदी में अग्निवेदिकाएं, ठीक है। एक बड़ा सा लाइक इट वाज ऐसा कुछ क्रैटर होता है जिसमें आग जलाई जाती थी, एंड माना जाता है कि बलि वली देने के लिए या कुछ करने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा कॉपर ऑक्स भी, कॉपर की एक ऑक्स भी वहां पे देखने को मिलता है। लोथल की बात करें, आर राव ने 1954 में इसकी खोज करी, ठीक है। गल्फ ऑफ कैम्बे के पास देखने को मिलेगा, दैट इज नियर दी भोगवा रिवर, गुजरात में भोगवा रिवर है, उसके बगल मिलेगा। ये रिवर याद रखना जरूर, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछा गया है तो कभी भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां पर भी फायर अल्टर्स देखने को मिला, हाँ देखिए यहां पर भी फायर अल्टर्स मिला, यहां पर भी फायर अल्टर्स मिला। आप कहोगे सर इनमें से मानेंगे किसको, अब देखिए इनमें से 1954 में ये है, 1953 में ये है, 54 में ये है, इन दोनों को जब निकाला गया तो पता लगा कि इसका वाला ज्यादा पुराना है, दैट मींस व्हाट, इट वाज फेमस। तो आप सबसे पहले इसको देखोगे, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स, तो यू कैन राइट डाउन दिस, यू कैन टिक ऑन दी कालीबंगन, राइट। नाउ इसके अलावा चेस्ट प्लेइंग एविडेंस मिले हैं, राइस हस्क मिला है, जिसे हम कहते हैं धान की भूसी जो होती है ना, राइस हस्क। फर्स्ट मैन मेड पोर्ट मिला है लोथल में, बिल्कुल सही बात है, यानी कि एक तरीके से मरीन ट्रेड करने के लिए जो सबसे पहला एविडेंस मिला है दैट इज इन लोथल, ठीक है। इसके अलावा डॉकयार्ड में मिला है वहां पे। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉकयार्ड्स एंड पोर्ट। पोर्ट जहां पर आकर के जहाजें रुकती हैं उसे हम पोर्ट कहते हैं, और डॉकयार्ड्स का होता है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है शिप की, जहां पर जहाजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसे हम डॉकयार्ड बोलते हैं, लाइक नवल डॉकयार्ड, मझगांव डॉकयार्ड, ठीक है। जहां पर जहाजें बनती हैं उसे हम डॉकयार्ड बोलते हैं, और जहां पर आकर के ट्रेड के पर्पज से जहाजें रुकती हैं, जो उनका स्टॉप पॉइंट होता है, जो उनका एक तरीके स्टेशन होता है, उसे हम कहते हैं पोर्ट, राइट। तो यहां पर पोर्ट और डॉकयार्ड दोनों मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा हॉर्सेस के बोन्स मिले हैं और कुछ मनके यानी बीड्स भी यहां पे देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द सुरकोटदा।
जेपी जोशी ने 1964 में इसको डिस्कवर किया और ये शादी कौर, वहां पर एक गुजरात में एक शादी कौर छोटी रिवर है, बहुत बड़ी रिवर नहीं है, शादी कौर रिवर के बगल देखने को मिलता है। वहां से हमें हॉर्सेस के भी बोन्स मिले हैं, बीट्स मिले हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड फोर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बनावली है। बनावली हम सबको पता है कि आर्यस विस्ट ने 1974 में इसको डिस्कवर किया और ये प्रेजेंट डे में आपको जो एंशिएंट सरस्वती रिवर जिसको बताया जाता है कि ये अभी एक्सटिंक्ट हो गई है, इसका एक्सटिंक्शन हो चुका है, विलुप्त हो चुकी हैं या अभी है नहीं, तो हमें सरस्वती रिवर का प्रमाण भी मिलता है वेदों में हमारे, उनके आधार पर बताया गया कि सरस्वती रिवर के किनारे मिलती है हरियाणा में। एविडेंस ऑफ हड़प्पन एंड प्री हड़प्पन कल्चर, बीट्स एंड बार्ले भी वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा, इसकी भी खोज किसने करी है? आर्यस विस्ट ने इन 1967 और ये आपको लूनी रिवर के रन ऑफ कच्छ में लूनी रिवर के पास मिलेगी। आपको पता है कि लूनी रिवर सांभर लेक से निकल करके रन ऑफ कच्छ में जाकर के एक्सटिंक्ट हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है, पता ही नहीं चलता क्योंकि रन ऑफ कच्छ पूरी तरीके से एक डेजर्ट है, व्हाइट डेजर्ट है, तो वहां पे अदृश्य हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है, पता नहीं चल पाता है। लूनी रिवर के किनारे देखने को मिलेगा। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वाटर रिजर्वायर भी देख लो, घरों पर वाटर रिजर्वायर बनाए थे वो भी देखने को मिलता है। अर्बन प्लानिंग एविडेंस भी हमें देखने को मिलता है धौलावीरा से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो ये बहुत सारे मैंने क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लिए, तो इनसे ही एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको पक्का डेफिनेटली मिल जाएंगे। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is responsible for accounts in the Mauryan Empire? ये भी एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है। ठीक है, Who was responsible for the accounts of the Mauryan Empire? ठीक है, अकाराध्यक्ष, नवाध्यक्ष, गोपा एंड व्यवहारिका। इट इज नोन एज द व्यवहारिका। ठीक है, चार ऑप्शन है यहां पर। मैं आपको बताऊं, गोपा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इट इज नोन एज द गोपाज। ठीक है, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब मैंने इसके कुछ एक्सप्लेनेशन बनाए हैं। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है और इसे आप चाहें तो अभी जब तक स्लाइड है आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मौर्यन एम्पायर गोपा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स। द गोपा वाज आल्सो इन चार्ज ऑफ 10 to 15 विलेजेस एंड वाज सुपीरियर टू ग्रामणी। जो ग्रामणी थे उनसे सुपीरियर होते थे। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन? गेटिंग माय पॉइंट ना? नाउ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन देखता था? ग्रामणी। इसके ऊपर कौन होते थे? गोपास होते थे। अच्छा, ये चीजें मेंशन कहां की गई हैं? अर्थशास्त्र में की गई हैं। दैट ऑल आर मेंशन इन अर्थशास्त्र। अध्यक्ष आध्याक्षयास फॉर द कॉमर्स, स्टोर हाउसेस, गोल्ड शिप्स, एग्रीकल्चर, काउज, हॉर्सेस, सिटी, चैरियट्स, मिंट, इन्फेंट्री एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या कर रखा है, जितने भी उस समय के ऑफिसर्स होते थे, जो अधिकारी होते थे, उन ऑफिसर्स की एक हमने यहां पे लिस्ट बना रखी है। देखना, हमें बस ये ध्यान रखना है, ये चूंकि वैल्यू एडिशन क्वेश्चन है और कभी भी किसी भी एग्जाम में, नॉट ओनली इन एफकैट, किसी भी वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिस ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिपार्टमेंट, यानी कि ये ऑफिसर किस डिपार्टमेंट का था। तो इसके लिए हमने बहुत ही खूबसूरत तरीका यहां पर लेकर के आए हैं। हमने क्या किया है, उन कीवर्ड्स को यहां पर, उन ऑफिसर्स के जो नेम होते थे उनको मैं यहां पे मेंशन कर दिया है और वो किस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनके काम क्या थे, किसके हेड होते थे, वो भी मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। चलो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे युक्तास थे, तो युक्तास was looking after he was the subordinate officers responsible for the empire's revenue। जो युक्तास थे, युक्ता was a system, kind of system, जिसके अंडर में क्या होता था, जितने भी रेवेन्यू पार्ट्स होते थे वो सारे के सारे they were managing। एंड नेक्स्ट वन इज दी रज्जुकास। रज्जुकास कौन होते थे? ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द लैंड मेजरमेंट एंड बाउंड्री फिक्सिंग, जिसे हम आज के समय में बोलते हैं क्या, अगर आप जाइए यूपी, एमपी, तो एमपी में पटवारी बोलते हैं, हरियाणा में पटवारी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में लेखपाल बोलते हैं, है ना। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लैंड मेजरमेंट एंड ऑल। तो जो आज के समय में लेखपाल या पटवारी करते हैं वो उस समय रज्जुकास कर रहे थे। इसके अलावा संस्थाध्यक्षा, ही वॉज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ मिंट। मिंट के सुपरिंटेंडेंट जो थे उनको संस्थाध्यक्षा बोला जाता था। इसके अलावा समस्थाध्यक्षा, ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ मार्केट्स यानी बाजार के जो अध्यक्ष थे उन्हें समस्थाध्यक्ष बोला जाता था। इसके अलावा शुल्काध्यक्षा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ टोल्स। सीताध्यक्षा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया कई बार। सीताध्यक्षा सुपरिंटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के जो हेड होते थे सीताध्यक्ष बोलते थे उनको। नवाध्यक्षा सुपरिंटेंडेंट ऑफ शिप। लोहाध्यक्षा सुपरिंटेंडेंट ऑफ आयरन, लोहा यानी कि लोहाध्यक्ष ना, दैट मींस आयरन। इसके अलावा पौठवाध्यक्षा सुपरिंटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो माप तौल की इकाई होती थी, लाइक दिस। ठीक है। अकाराध्यक्षा सुपरिंटेंडेंट ऑफ माइंस, मिनरल्स की जो देखरेख करते थे। व्यवहारिका महामात्ता बोलते थे,
ठीक है, महामात्र वॉज द ऑफिसर, तो व्यवहारिका महामाता जुडिशियरी ऑफिसर होते थे। इसके अलावा पुलिसंज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते थे। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी, अगर आप देखोगे अपने ऑप्शन में, तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहां पर डिस्कस हो गए, सारे के सारे ऑप्शन यहां पर आपको मिल गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डिड कलिंगा प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ ऑफ अशोका? ठीक है, कह रहे हैं कि भाई अशोका के जीवन में जो कलिंगा वॉर हुआ था वो उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट क्यों रहा? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि Ashoka was known as the Great Ashoka. He is known as the Great Ashoka. Why? Because of the kingdom expansion theory. Okay. So जितने जो साम्राज्य विस्तार की जो पॉलिसीज थी, जो नीतियां थी, वो अशोका की काफी ज्यादा थी। जैसे सिकंदर की थी, अकबर की थी, ठीक है, वैसे ही समुद्रगुप्त की थी, वैसे ही अशोकास की भी थी। ठीक है, बगल के जितने भी किंगडम से उनको जीतना, उनको जीत करके अपने मौर्यन एम्पायर में मिला लेना, और एक समय पर अशोका ने मौर्यन एम्पायर को बहुत बड़ा बना दिया था, ऑलमोस्ट साउथ तक, कर्नाटका तक इन्होंने फैला दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने मिलकर के। ठीक है, तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ कलिंगा युद्ध के बाद, इतनी हत्याएं हुई, इतनी ज्यादा इतने लोग मारे गए उसमें, कि अशोका के दिमाग में आया कि साम्राज्य विस्तार जो होता है, ये किंगडम का जो एक्सपेंशन होता है, इट लीड्स टू दी जेनोसाइड, यानी कि कहीं ना कहीं ये इंसानों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, यानी कि युद्ध की तरफ लेकर के जाता है, तबाही की तरफ लेकर के जाता है, डिस्ट्रक्शन की तरफ। मास डिस्ट्रक्शन होता है, मास डेवस्टेशन होता है जब कोई साम्राज्य विस्तार करते हैं, कोई हम किंगडम का एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि हमें युद्ध करना पड़ेगा। और कलिंगा में उस समय कलिंगा के जो राजा थे वो अपोज किए और इसके लिए इन्हें युद्ध करना पड़ा। तो वही कह रहे हैं कि व्हाट डिड कलिंगा प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका? व्हाई डिड? सो नाउ यू हैव फोर ऑप्शन। Ashoka annexed Kalinga. It was starting point of expansion of his empire. Ashoka became a zealous Buddhist. It enabled the Mauryan Empire to reach its climax. बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, तो that would be the option number, ये 2015 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज उसके बाद अशोका पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट कर दिए थे बुद्धिज्म के लिए, पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिए थे। यहां पे हमने लिखा भी है कि कलिंगा वॉर प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका because see, Ashoka became a zealous Buddhist. Why? The war resulted in immense bloodshed and sufferings, I told you, okay, which profoundly affected him. After witnessing this, his kind of his actions and all, he embraced Buddhism and committed himself to the principle of non-violence, compassion and Dhamma, that was changed and that was altered into the Dhamma. So that is very famous. What is the Dhamma? So यहां पर हम लिखे भी आगे, अभी समझेंगे। That marking a significant transformation in his governance and personal beliefs, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी तरीके से युद्ध को, ब्लडशेड को, वॉर को, फाइट को खत्म कर दिया। नाउ कलिंगा वॉर की बात करें तो अब अशोका fought several wars to expand his empire. In 261 he fought the Kalinga war, and this war proved to be a turning point in his life and he became a Buddhist under उपगुप्ता, जो कि एक गुरु हुआ करते थे, बौद्ध मॉन्क थे। ठीक है, नाउ इंपैक्ट क्या हुआ उसका? ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रूलिंग बाय धम्मा और धर्मा। अब धम्मा क्या है? वी विल अंडरस्टैंड। ओके, धम्मा इज अ काइंड ऑफ वे, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट? सो इट इज अ वे ऑफ लाइफ। नाउ द ऑफिसर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू प्रोपेगेट द किंग्स आइडिया ऑफ द धम्मा अमंग ऑल हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि जितने भी उनके ऑफिसर्स थे सबको बोला गया कि भाई आप जाओ धर्म का। अच्छा, इससे कुछ लोग नाराज भी हुए कि नहीं अब तो युद्ध छोड़ दिया, और इससे हुआ क्या? जो छोटे छोटे एम्पायर थे ना, वो अब धीरे धीरे इमर्ज होने लगे थे। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल पावर थी, अगर सेंटर कमजोर हो जाए तो वैसे भी स्टेट उसका फायदा उठाने लगता है, राइट? सो यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन एक तरीके से हो रहा था। नाउ ही सेड टेरिटोरियल एक्सपेंशन गिव राइज टू दी जेनोसाइड। जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो किसको जन्म देता है? जेनोसाइड को। अब ये धम्मा क्या था? धम्मा कुछ और नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ था, एज आई टोल्ड यू। एंड व्हाट वर दीज? जनरल बिहेवियर, सभी के साथ सामान्य व्यवहार करना, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट, सभी का सम्मान करना, और सहिष्णुता के साथ रहना, एक टॉलरेंस के साथ रहना, मोरल कंडक्ट यानी कि एक नैतिक तरीके से जीवन बिताना, नॉन वायलेंस एंड वेलफेयर, सभी का कल्याण करना और अहिंसा के मार्ग को अपनाना, रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहिष्णुता भी होनी चाहिए, यानी कि धार्मिक कट्टरता, रेडिकलिज्म नहीं होना चाहिए कि नहीं हम हिंदू हैं तो हम सिर्फ हिंदू हैं, हिंदू को ही जानते हैं, हिंदू को ही मानते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा दैट वाज गिवन बाय द अशोका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which of the following wings was not part of the espionage system described by Kautilya? ठीक है,
ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विंग्स वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्पाइनेज सिस्टम। स्पाइनेज मतलब स्पाई सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली स्पाई सिस्टम, ठीक है। तो स्पाई सिस्टम जो है वो बेसिकली किसका पार्ट नहीं था, कौन सी विंग्स जो है स्पाई सिस्टम का पार्ट नहीं थी? क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, पॉलिटिकल ब्रांच, नन ऑफ दीज। सो पॉलिटिकल ब्रांच वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस स्पाइनेज सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें क्लियरली मेंशन करी गई हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। नाउ प्लीज फोकस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू कौटिल्या's स्पाइनेज सिस्टम, पॉलिटिकल ब्रांच वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। अर्थशास्त्र आउटलाइंस अ सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क गैदरिंग ऑफ इंटेलिजेंस विच इंक्लूड्स वेरियस विंग्स। अगर हम टाइप ऑफ स्पाइस की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो तरीके के स्पाइस की बात की गई है। अच्छा, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, इसीलिए यू हैव टू रिमेंबर ओनली, ठीक है। दो तरीके के, पहला कौन है? फिक्स्ड, यानी जिसे हम कहते हैं समता, एंड वेंडरिंग जिसे हम कहते हैं संचार, समता और संचार, ठीक है। नाउ अगर हम फिक्स की बात करें तो इसमें कौन था? कपाटिका थे, जो स्टूडेंट स्पाइस हुआ करते थे, ठीक है। गृह पथिका थे, जो हाउस होल्डर स्पाइस हुआ करते थे। वैदेहिका थे, जो मर्चेंट स्पाइस हुआ करते थे। तपस थे, जो एस्केटिक स्पाइस हुआ करते थे। सत्रिय थे, जो सीक्रेट एजेंट हुआ करते थे, उन्हें बोला जाता था सत्रिय, याद रखना। भिक्षुकी जो थे, नन्स हुआ करते थे, मेंडिकेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। उसके अलावा परिव्रजिका जो थे, वेंडरिंग एस्केटिक्स और दी मेंडिकेंट्स हुआ करते थे। उदास्थिका जो थे, ये डेस्टिट्यूट इंडिविजुअल यूज्ड एज स्पाइस। इसके अलावा गुधा पुरुषास जो थे, जनरल टर्म ऑफ सीक्रेट एजेंट जो हुआ करते थे, जो डिटेक्टिव्स हुआ करते थे, जो किसी पर्टिकुलर एक्शंस को, किसी पर्टिकुलर चीज को कैरी आउट करने के लिए बनाए गए हों, जस्ट लाइक अजीत डोभाल, राइट। सो अगर हम वेंडरिंग स्पाइस की बात करें, अच्छा स्पाइस इसलिए ना क्योंकि डिफेंस में स्पाइस का महत्व बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कारण बताऊं आपको, कई सारे डिफेंस ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो कि स्पाई बन करके, जो कि स्पाइनेज सिस्टम का हिस्सा होते हैं, चाहे वो रॉ का हो या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो या फिर डिफेंस का पर्टिकुलर हो, चाहे इंडियन आर्मी का हो या फिर किसी पर्टिकुलर फोर्सेस का हो, राइट। सो इसीलिए हमको स्पाई सिस्टम को याद करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ संचार मतलब क्या होता है? भ्रमण करने वाले, यहां से वहां जाने वाले, वहां से वहां जाने वाले, लाइक कोई इंडिया से पाकिस्तान चला गया, लाइक इसे हम कहते थे क्या? संचार। इसके लिए कौन सा? संसार विद्या सत्रणा, जो ऑर्फन्स हु डिपेंड ऑन द स्टेट। इसके अलावा तीक्ष्ण, ब्रेवडोस और दोज विलिंग टू रिस्क देयर लाइव्स, जो अपने कहते हैं कि नहीं भाई हम बहादुर हैं, हम जो है जाएंगे वहां पर, लाइक दिस। रसादा, ये पॉइजन गिवर्स होते थे, जहर देते थे, ठीक है, जहर खुराने वाले जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परिवजिका, विडोज और एक्सेटिक वुमेन जो थे वो बनाए जाते थे। बेसिकली दीज आर दी स्पाइस सिस्टम इन दी दैट इज मेंशन इन दी अर्थशास्त्र, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? बताने की जरूरत ही नहीं है, 2024 में पूछा गया था, बताने की जरूरत ही नहीं है। सबका नाम किस पे जाएगा? समुद्रगुप्त पे। किस पे जाएगा? समुद्रगुप्त पे। क्यों कहते हैं? वही सेम, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर जगह जो एक्सपेंड कर लिया हो उसे ग्रेट बोला जाता है। नेपोलियन वाज वन ऑफ देम। फ्रांस में एक समय पे पूरे फ्रांस को, पूरे यूरोप को कवर करने वाला था नेपोलियन, राइट। लेकिन वो तो वाटरलू में उसे हरा दिया गया, ब्रिटेन ने मिलकर के, ब्रिटेन और बाकी की ऑस्ट्रिया ने, कई कंट्रीज ने मिलकर के उन्हें हरा दिया। वरना नेपोलियन बहुत आगे, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सिकंदर के, अलेक्जेंडर के जो फॉर्मूले थे उस पर आगे बढ़ रहा था। नाउ तो समुद्रगुप्ता वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ